हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एकदम ओरिजिनल पेपर के बारे में, जो कि है कक्षा 8 के लिए। और आपका विषय कौन सा रहने वाला है? सामाजिक विज्ञान। 70 है आपका 2021-22 वार्षिक परीक्षाओं के लिए। साथियों, यहाँ पे आपका टोटल पूर्णांक है वो 80 नंबर है और आपका समय है वो 2.5 घंटे दिया गया है। तो साथियों, इस वीडियो में हम आपको तमाम वो क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथियों, मैं आपको बता दूं कि अभी मैं नेक्स्ट एक अलग सीरीज़ तैयार कर रहा हूं, जिसमें कि कक्षा 8 के जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं 3-4 पेपर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और 100% साथियों, आपको इसी पेपर जो मैं पेपर अभी बताने वाला हूं आपको, इन्हीं में से आपका पेपर आएगा 100%। ये मैं वादा करता हूँ आप सभी से। ठीक है, तो चलिए अपन पेपर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फटाफट से आप अपने दोस्तों को इसका लिंक शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी जल्दी से अपना पेपर देखें और सारे क्वेश्चन याद कर लीं जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। बाकी आपका कोई कमेंट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पे देखेंगे, सभी प्रश्न करना आपको अनिवार्य है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के आपके अंक भी समान है। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था, वॉरेन हेस्टिंग्स था, डलहौजी था या वेलेज़ली था? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए, विलय नीति का प्रतिपादक करने वाले जो जनरल गवर्नर थे वो कौन थे? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको सही आंसर टिक करना है। यहाँ पे दोस्तों बात करें हेस्टिंग, तो ये तो दोस्तों इन्होंने क्या है कि एक घेरा नीति का निर्माण किया था। कौन सी नीति? घेरा नीति। इसके बाद विलियम हेस्टिंग मैंने बताई दिया, लॉर्ड वेलेज़ली। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेलेज़ली। लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों हड़प नीति अपनाई थी। कौन सी नीति अपनाई थी? हड़प नीति। और विलय नीति का मतलब था किसी दूसरे राज्य को अपने अंदर मिला लेना। ये लॉर्ड वेलेज़ली ने स्टार्ट किया था। इसके बाद देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, ये है आपका, भारत का अंतरिम मुगल बादशाह कौन था? तो ये तो आप सभी जानते हैं, बहादुर शाह जफर आपके अंतिम शासक थे मुगल शासक के तौर पे। ठीक है, यानी कि जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय आसपास यही थे। आगे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। तो बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। साथियों, फटाफट से अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए और बाकी चैनल को तो सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, इतनी मैं गारंटी लेता हूँ आपको। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है, सिरोही राज्य ने अंग्रेज़ों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए तो कब किए थे? 1823 में, 17 में, 18 में या 16 में? तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए एक बार। राजस्थान का स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो साथियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। तो ए आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए, राजस्थान में सबसे कम साक्षरता वाला जो ज़िला है वो कौन सा है? जालोर, कोटा, जैसलमेर या फिर जोधपुर? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, कोटा सबसे अच्छा है। ठीक है, बाकी इसके बाद बात करेंगे, सबसे महंगा एवं तीव्र परिवहन का जो साधन है वह कौन सा है? तो सबसे महंगा कौन सा होगा साथियों? आपका वायु परिवहन, यानी कि जो आकाश में उड़ते हैं, आप सभी जानते हैं कौन, एरोप्लेन वगैरह, तो यही सबसे महंगे हैं। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि स्वच्छ भारत अभियान का संबंध किस क्षेत्र से है? तो स्वच्छ भारत स्वच्छता से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए, यहाँ पे निम्न में से किस दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग कटारगढ़ कहलाता है? तो आम्बेर दुर्ग, कुंभलगढ़ का दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग और जालोर दुर्ग। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट है, आप एक बार देख लेना इसको, शायद कुंभलगढ़ होना चाहिए क्योंकि बादल महल वगैरह वहीं पे है। इसके बाद देखिए साथियों, यहाँ पे आपको रिक्त स्थान पूछे गए हैं। तो यहाँ पे रिक्त स्थानों में पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी? तो उस समय दोस्तों 19 रियासतें मानी जाती है, क्योंकि राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था तो 19 रियासतें 3 ठिकानों को मिला के हुआ था। तो 19 आप यहाँ पे भरेंगे, कितना? 19। इसके बाद देखिए, आगे क्वेश्चन है, 2011 में राजस्थान राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितनी प्रतिशत रही है? इसके बाद देखिए, जैसमंद झील है वो किस ज़िले में है? साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसमंद झील का। नोटा वच का अभिप्राय क्या है? नगर परिषद के अध्यक्ष को क्या कहेंगे? इसके बाद देखिए, यहाँ पे हाँ या ना में आपको उत्तर देने हैं। तो भूदान आंदोलन के जनक विनोबा भावे थे, तो ये बात बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए, आदिवासी शब्द का अर्थ मूल निवासी है, तो ये बात गलत आती है यहाँ पे।
संयुक्त राज्य अमेरिका के स्कूलों में बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं। तो अभी ये पता नहीं, आपके चैप्टर दिया गया है तो इसको आप देखिए, जहाँ तक संभावना है गलत होगा। जून 1859 में तात्या टोपी को मार दिया गया था, तो बिल्कुल सही बात है। 1859 में तात्या टोपी को मार दिया गया था। क्योंकि आपको पता होगा कि तात्या टोपी के साथ में उनके एक दोस्त थे मानसिंह नाम के, उन्होंने उनके साथ धोखा किया था और इसी के कारण इन तात्या टोपी को पकड़ लिया गया था और फिर इनको फांसी पे लटका दिया गया था। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, बड़ी ठनी शैली अलवर की प्रसिद्ध शैली है, तो ये बात गलत आती है। ये कहाँ की है? ये आप सभी जानते हैं कि ये कहाँ की है, किशनगढ़ की है, किशनगढ़ की बनी ठेली शैली। इसके बाद देखिए राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है। साथियों मैंने अब तक पहले भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराया है, मैंने आपको बताया था कि वस्त्र नगरी पूछा जा सकता है या फिर राजस्थान का मैनचेस्टर पूछा जा सकता है। इस नाम से, दोनों नाम से कोई सा पर्सन पूछा जा सकता है। ये तो क्या है आपका आंसर, ये आपका आंसर होगा भीलवाड़ा। आगे देखिए यहाँ पे 1857 की क्रांति के 4 प्रमुख नायकों के आपको नाम लिखना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। साथियों बहुत सारे नाम आपको याद होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अलग अलग नाम। यहाँ पे देखिए घुमंतू या झूम खेती किसे कहते हैं। तो दोस्तों घुमंतू या झूम खेती आपने पढ़ा है कि ऐसी खेती है जिसपे कि आप क्या करेंगे कि पहले मान लीजिए कि ये आपकी खेती है, यहाँ पे आपने क्या कर रखा है, फसल उगा रखी है, ठीक है, ये आपने फसल उगा रखा है इस तरह से मान लीजिए। अब आप क्या करोगे, इस खेती को क्या करेंगे, एक बार हो गया तो यहाँ पे क्या करोगे, आप जला दोगे, आग लगा दोगे इसको, इस जगह को, ताकि मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो यहाँ पे हो जाए। और ये दोस्तों आपको बता दूं कि जो आपके उत्तर के, सॉरी दक्षिण के जो इलाके हैं भारत में, वहाँ पे की जाती है। इसके बाद देखिए रोलेक्ट एक्ट क्या था। तो रोलेक्ट एक्ट 1919 है। साथियों मैंने बहुत ही अच्छे से इसको पहले भी एक्सप्लेन किया था। रोलेक्ट एक्ट 1919, इसमें क्या था कि साथियों जो भी क्रांतिकारी थे जो भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे और भारत की आज़ादी के लिए वो नीतियाँ बना रहे थे, तो इस एक्ट को अंग्रेज़ों ने लागू किया। और इसका मतलब ये था कि साथियों किसी भी व्यक्ति को बिना किसी दलील, बिना किसी अपील और बिना किसी वकील के गिरफ्तार किया जा सकता था। और अनिश्चित काल, मतलब कोई पता नहीं है कि आपको जेल में 2 दिन रखे, 10 दिन रखे, 1 साल रखे, 10 साल, ऐसा कोई टाइम नहीं था, कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं था। तो इस नीति की तरह लोगों को पकड़ा जाने लगा, जो कि गलत बात थी, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं। मारवाड़ के 4 प्रमुख मंदिरों के आपको नाम लिखने हैं, तो आप मंदिरों के तो नाम लिख ही सकते हैं। मारवाड़ यानी कि मारवाड़ का मतलब क्या होता है दोस्तों, जोधपुर। मारवाड़ का मतलब है जोधपुर साइड का जो इलाका है उसका। मेवाड़ का मतलब है उदयपुर के साइड का। आगे देखिए 1857 की क्रांति के असफलता के कारण बताते हुए उसके इसके परिणाम पर आपको प्रकाश डालना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मा समाज पर टिप्पणी लिखनी है। आपको पता है कि ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय का नाम पहले मोहन राय था, राजा बाद में जोड़ा गया था जब मानसिंह थे, ठीक है, कौन से राजा थे थोड़ा याद नहीं आ रहा, तो उनको क्या है विदेश भेजा गया था। तो विदेश भेजा गया था तो उस राजा की तरफ से भेजा गया था, किसी राजा की तरफ से, तो इनके नाम के आगे राजा लगा दिया गया ताकि वहाँ पे इनका सम्मान हो और इनको एक अलग ही प्रतिष्ठा के रूप में देखा जाए। यहाँ पे देखिए कृषि किसे कहते हैं, कृषि के प्रमुख प्रकार आपको बताने हैं। तो आप सभी जानते हैं कि कृषि किसे कहते हैं, यानी कि फसल का उत्पादन जो किया जाता है उसी को कृषि कहते हैं। और कृषि के प्रमुख प्रकार आप बता सकते हैं, अलग अलग प्रकार की कृषि की खेतियाँ होती हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन आपको करना है। तो साथियों गैर परंपरागत और नॉन गैर यानी कि कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स 2 टाइप के होते हैं, जिसमें कि नवीनीकरण और अनवीनीकरण जिसको बोलते हैं अपन। न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका को आपको स्पष्ट करना है। इसके बाद देखिए भारतीय संविधान के प्रमुख लक्षणों की विवेचना आपको करना है। मृदा से आप क्या समझते हैं, मृदा के नवीनीकरण को रोकने तथा संरक्षण के उपायों को आपको स्पष्ट करना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% आने वाले। इसके बाद देखिए यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड का वर्णन करें। साथियों स्पष्ट रूप से मैंने पहले भी इसको एक्सप्लेन कर रखा है और मैंने पहले भी बताया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड पे आपका पर्सन एग्जाम में ज़रूर आएगा। साथियों ये फर्स्ट आपका क्लास है, मतलब नए सिरे से जो आपके सेशन चल रहा है उसमें मैं आपको दोस्तों 4 या 5 पेपर प्रोवाइड कराऊंगा। और मैं गारंटी लेता हूँ कि 100% गारंटी नहीं लेता, मैं कितनी परसेंट गारंटी लेता हूँ, 200%, ठीक है, 200% मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका पेपर इन्हीं क्वेश्चनों में से आएगा। आप अच्छे से इनकी तैयारी करें, इनको टिक कर ले। जो भी आपके पास आपने अभी तक पढ़ रखा है, कितना आपको याद है तो ठीक है, नहीं है तो आप फटाफट याद करते जाए। यहाँ पे देखिए प्राकृतिक जलियांवाला बाग को पहले समझा देता हूँ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये दोस्तों अमृतसर, ठीक है, कहाँ पे, अमृतसर की एक घटना है जो कि पंजाब में है।
यहाँ पे क्या हुआ था कि जो भी किसान थे यहाँ पे, जो भी यहाँ के लोग थे, वो एक सभा का आयोजन कर रहे थे और उसी सभा का आयोजन जो किया जा रहा था वो एक वहाँ के जो जनरल डायर थे, अंग्रेज़ों के अधिकारी, उन्होंने क्या था वहाँ पे जो बैठे थे लोग वहाँ पे एकत्रित हुए थे, उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियाँ चला दी थी, जिसके कारण वहाँ पे लगभग 1200-1300 व्यक्ति है वो मारे गए थे। उसी को जलियांवाला हत्याकांड बोलते हैं। और ये घटना कब हुई थी? ये हुई थी 13 अप्रैल, अप्रैल का महीना ही चल रहा है, 13 अप्रैल, यानी 2 दिन, आज 12 हो गई ना, कल की घटना है। तो 13 अप्रैल, सॉरी 1919, 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी। प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं? संसाधन के वर्गीकरण को आपको स्पष्ट करना है। तो प्राकृतिक संसाधन आप सभी जानते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, ठीक है। जैसे कि जल हो गया, सूर्य ऊर्जा हो गई, सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा, ये प्राकृतिक संसाधन माने जाते हैं। भारत के मानचित्र में निम्न को आपको अंकित करना है। यहाँ पे क्या क्या दिया गया है देखिए, दिल्ली दिया गया है, श्रीलंका, अंडमान निकोबार, हिंद महासागर, हिमालय पर्वत, राजस्थान, ठीक है। तो ये पूरा पेपर साथियों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको अच्छे से पढ़ना है, इनको तैयार करना है। मैंने आपको अभी फिर बोला है कि फिर से इस दोस्तों 100% नहीं 200% में गारंटी लेता हूँ, ठीक है। तो ये पहला पेपर मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये देखिए यहाँ पे और भी पेपर है मेरे पास, ठीक है। तो सारे पेपर मैं आपको एक एक बारी करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप बेफिक्र रहिए, आपको फेल नहीं होने दूंगा, जो भी मुझसे जुड़े हुए छात्र हैं उनके लिए, ठीक है। तो मिलेंगे साथियों नए पेपर के साथ, नई वीडियो में। धन्यवाद।